नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर राकेश द स्टोरी टेलर। 무궁화 꽃이 피었습니다. तो इस बार मैं एक डिटेक्टिव की कहानी लेके आया हूँ। हाँ, बस हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं। मुंबई में करण नाम का एक डिटेक्टिव रहता था। वह बहुत ही चालाक और निडर था। वह हर केस को इजीली सॉल्व कर देता था। इजीली। करण के साथ श्वेता और नेहा भी काम करती थी। तीनों साथ मिलकर बड़ी से बड़ी केस को सॉल्व कर देते थे अच्छे से। एक दिन विनोद नाम का एक आदमी सुबह 9 बजे करण के ऑफिस में घबराते हुए आता है और कहता है, डिटेक्टिव करण सर, मैं विनोद हूँ और बिजनेसमैन अनिल जी का बेटा हूँ। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। करण अपने कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसकी ये सब बातें सुन के करण पूछता है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। विनोद, मेरे पापा को अचानक आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई है और मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी मौत नहीं है हुई है, उन्हें मारा गया है। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसके लिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। और मुझे मर्डर का शक इसके लिए है क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्हें किसी ने फोन पर धमकी दी थी। फिर करण अपनी टीम श्वेता और नेहा के साथ विनोद के घर आए। वहां जाकर तीनों सारे घर की जांच की। तीनों ने घर के एक एक कोने की जांच की। फिर कुछ देर बाद श्वेता ने डिटेक्टिव करण से कहा, सर, यह सब कुछ देखकर एक नेचुरल डेथ लगती है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है और मौत की वजह भी हार्ट अटैक है जो नेचुरल है। लेकिन ये मर्डर है तो कैसे? करण, आसान है। नेहा, तुम गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है और नहीं तो नेचुरल डेथ है। नेहा जैसे ही दरवाजे की कुंडी को अंदर से चेक करती है तो रिप्लाई कर दिया, करण सर, कुंडी लोहे की है। करण, ओके, मतलब अनिल का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन समझा देता हूँ। एक बहुत ही पुरानी और फेमस तरीका है जिसमें चुंबक से लोहे को कुंडी को सरका कर बंद कर सकते, वह भी बिना कमरे में आए। और दूसरी बात यह है कि मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पर गिरे ग्लास की। इसमें जो पानी था उसमें ग्लूकोज और ड्रग्स मिला जो हार्ट फेल कर देता। हाँ हाँ नेहा, बिल्कुल। करण फिर से कहता है, इससे एक बात तो साफ है कि ये एक मर्डर है और खूनी भी यही मौजूद है क्योंकि खूनी घर के दरवाजे के बारे में और अनिल जी के डेली रूटीन के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए जो भी होगा जल्द पकड़ा जाए। श्वेता, लेकिन सर हमारे पास तो कोई अभी क्लू भी नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। करण, अपने आप पर विश्वास रखो श्वेता, इस पर हम ऐसे केस को सॉल्व करके ही रहेंगे। फिर तीनों जांच की ओर तेज कर देते हैं। तीनों जी जान से इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। फिर विनोद की कॉल आ जाती है। विनोद, हेलो हेलो, करण सर,
मैं विनोद बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक चिट्ठी मिली है जिस पर लिखा है, तूने डिटेक्टिव करण को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म। करण सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा। प्लीज जल्दी कुछ करो। फिर करण अपनी टीम के साथ जल्द से जल्द विनोद के पास जाता है और चिट्ठी को नेहा देखती है। हाथ में चिट्ठी की नेहा ने हाथ में चिट्ठी को लिए, ये चिट्ठी तो टाइप करके लिखी गई है और विनोद ने भी किसी को चिट्ठी फेंकते हुए देखा नहीं, तो हम आगे क्या करने चाहिए? करण, हमें माली सुरेश के पास जाना चाहिए। ये चिट्ठी उसी ने ही लिखी है, क्योंकि इसमें से क्लोरीन की स्मेल आ रही है, जिसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में किया जाता है और स्विमिंग पूल की सफाई सिर्फ सुरेश ही करता है। फिर सब माली सुरेश के घर चले जाते हैं। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि मालिक खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और आसपास में एक रिकॉर्डर भी मिला है जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की है। उस रिकॉर्डर को ऑन करके सभी सुनने लगते हैं। उस रिकॉर्डर में माली सुरेश बोलता है, मैं सुरेश हूँ, अनिल साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर सभी यह सुनकर शॉक में पड़ जाते हैं। तभी करण कहता है, ये सुसाइड नहीं है, माली का मर्डर हुआ है। मेरे ये कहने के दो कारण हैं। पहला कारण है, रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ सुनकर साफ पता चलता है कि वो नशे में है, लेकिन यहाँ कोई बॉटल और ग्लास नहीं है। और दूसरी वजह है, अगर माली गोली लगने के कारण मर गया तो रिकॉर्डिंग किसने की है? करण, इन सबका एक ही मतलब है, माली की बात किसी दूसरी जगह रिकॉर्डिंग की गई है और वहां चली गोली से माली की मौत नहीं हुई है। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए। इससे तो साफ पता चलता है कि खूनी कोई और ही है। नेहा, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो, मर्डर का पता चल गया है। मर्डर हाँ, अनिल जी के नौकर ने किया है। क्या? नौकर ने? उसके बाद करण सारे सबूतों के साथ नौकर को गिरफ्तार करवा देता है। विनोद, थैंक्स डिटेक्टिव करण सर। मैं जानता था आप खूनी जरूर पकड़ेंगे, पर आपको कैसे पता चला कि नौकर ही खूनी है? करण, मुझे ड्राइवर पर शक तब हुआ जब मैं तुम्हारे फोटो एल्बम देख रहा था। उसमें ड्राइवर की वाइफ को देखा। उसकी वाइफ ने पार्टी फंक्शन में काफी ब्रांडेड कपड़े पहने और गहने, और साथ ही हाथ में 3 लाख रुपए की कीमती का बैग भी था। मैं जब उसकी इतनी महंगी वेशभूषा की छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है और खोजने पर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा अनिल जी के ब्लैक मनी के पैसे हैं। इन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए पैसे ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिए। ड्राइवर उन सारे पैसों को हथियाना चाहता था, इसलिए अनिल जी को मार दिया और नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश भी की। अगर ये सुसाइड या मर्डर होता तो जांच होती और सारा पैसा पकड़ा जाता, लेकिन जब उसने देखा कि मैं मर्डर भी कर चुका हूं
उसने दूसरी चाल खेली। माली को अपने घर पर शराब पिलाकर बात रिकॉर्ड कर ली और इन सब का अहम सबूत मिला ड्राइवर के घर में लगे झूमर से। करण, हाँ, मैं जब ड्राइवर के घर पूछताछ के लिए गया तो मुझे एक आवाज़ आई जो माली की रिकॉर्डिंग और मुकेश जी के फोन के बैकग्राउंड में थी। वो हवा के कारण उस झूमर में आ रही थी। बस इतने सबूत काफी थे उसके लिए। दूसरी कहानी। सुबह सुबह राजनगर के अखबार में लाला धनीराम की हत्या की खबर बहुत प्रमुखता से छपी थी। लाला धनीराम राजनगर के बहुत ही इज्जतदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हर जगह लोग इसी खबर को पढ़ रहे थे और चर्चा कर रहे थे। डिटेक्टिव करण भी अपने घर में इस खबर को ध्यान से पढ़ रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। डिटेक्टिव करण, अरे यह तो कमिश्नर सर का कॉल है। अब उन्हें कोई जरूरी बात होगी, अन्यथा इतनी सुबह तो वो कभी कॉल नहीं करते। नमस्ते कमिश्नर अंकल, कैसे हैं? कहिए, इतनी सुबह कैसे याद किया मुझे? कमिश्नर, अरे डिटेक्टिव करण, तुमने तो लाला धनीराम की हत्या वाली खबर तो जरूर पढ़ी होगी। मुझे तुमसे इस केस के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो? इतना सुनते ही डिटेक्टिव करण पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है। करण एक शौकिया जासूस था। कम उम्र होने के बाद भी उसने अपने बुद्धि और चतुराई से कई मुश्किल केस सुलझाए और कई सारे केस सुलझाकर पुलिस की बहुत मदद भी की थी। कमिश्नर साहब उसके इस प्रतिभा से बहुत खुश रहते थे और अक्सर मुश्किल केस में उसकी मदद लेते रहते थे। थोड़ी देर में डिटेक्टिव करण पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर सर के सामने बैठा था। हाँ कमिश्नर, डिटेक्टिव करण, कल रात को लाला धनीराम की उनकी हवेली में रहस्यमय तरीके से खून हो गया। अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस पर खूनी को पकड़ने का और केस सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा दबाव है। इंस्पेक्टर रवि इस केस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी पुलिस के साथ इस केस पर काम करो। डिटेक्टिव करण, ज़रूर कमिश्नर जी, आप चिंता ना करें, हम बहुत जल्दी खूनी को पकड़ लेंगे। इतना कहकर डिटेक्टिव करण लाला धनीराम की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। धनीराम की आलीशान हवेली पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा है। कुछ पुलिस वाले भी तहकीकात कर रहे हैं। बिना समय गंवाए डिटेक्टिव करण सीधा इंस्पेक्टर रवि के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर रवि एक मोहन नाम के व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे। तब मोहन कहते, माफ कीजिए साहब, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर रवि कहते हैं, ठीक है, अभी तो तुम जाओ, ध्यान रहे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। इंस्पेक्टर रवि, अरे डिटेक्टिव, तुम आ गए। थोड़ी देर पहले ही कमिश्नर साहब ने मुझे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बताया कि तुम आने वाले हो। इंस्पेक्टर रवि ने डिटेक्टिव करण को केस के बारे में सारी बात बताना शुरू कर दिया। तब इंस्पेक्टर रवि कहते हैं, धनीराम एक सफल व्यापारी थे। रुपया पैसों की कोई कमी नहीं थी। पुराने विचारों के थे और पुराने विचारों के होने के साथ ही वह थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे और थोड़े मुंहफड़ भी थे। क्रोध में अक्सर लोगों को चुभने वाली बात बोल दिया करते थे।
धनीराम के परिवार में उनके 3 लड़के हैं, पवन, दीपक, सुनील। तीनों अविवाहित हैं और इसी घर में रहते हैं। तो इंस्पेक्टर रवि, उनकी पत्नी का निधन छोटे बेटे दीपक के जन्म के समय हो गया था। इनके अलावा रामू नाम का एक विश्वास पात्र नौकर भी रहता है। इंस्पेक्टर रवि कहते हैं, रामू इनके साथ कई सालों से है और उस पर कोई शक नहीं है। सबसे छोटे बेटे का नाम दीपक है। बेचारा शरीर से लाचार है, उसका एक पाँव खराब है, इसके लिए बैसाखी का प्रयोग करता है। बहुत ही सीधा और नेक आदमी है, कोई काम नहीं करता और सारे समय घर में ही रहता है। लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक है, उसे कई विषयों पर अच्छा ज्ञान भी है। फिर इंस्पेक्टर रवि ने कहा, दूसरा बेटा पवन है। वह मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और काफ़ी तेज दिमाग का व्यक्ति है। स्वभाव से समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है। सुनने में आया है कि धनीराम ने पवन को ही अपना वारिस बनाया है, लेकिन अभी तक कोई भी वसीयतनामा नहीं मिला है। फिर इंस्पेक्टर रवि कहते हैं, सबसे बड़ा बेटा सुनील है। सुनील एक नंबर का नालायक और आवारा व्यक्ति है। हर दिन धनीराम से उसकी लड़ाई होती रहती है। वह कपड़ों का व्यापारी है, उसे व्यापार में भी भारी घाटा हुआ है और उस पर काफ़ी कर्ज भी है, इसलिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसे शराब पीने की बुरी आदत भी है। कल रात से ही वह गायब है यहाँ से। तब इंस्पेक्टर रवि कहते हैं, ये बहुत ही सीधा केस है। डिटेक्टिव करण कहते हैं कि सुनील ने ही हत्या की है और रात को हत्या करके फरार हो गया है। शायद पैसे ना मिले और पवन को वारिस बनाए जाने से नाराज होकर उसने धनीराम की हत्या कर दी है। हमने उसके नाम का वारंट निकलवा दिया है, बचकर कहाँ जाएगा। तब डिटेक्टिव करण, इंस्पेक्टर साहब, यह केस मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है, लेकिन मैं जांच शुरू करने से पहले एक बार धनीराम की लाश को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर रवि उसे लेकर उस कमरे में गए जहां धनीराम की हत्या हुई थी। डिटेक्टिव करण पूछते हैं, इनकी हत्या कैसे हुई थी और इनके गले पर ये निशान कैसे हैं? डिटेक्टिव करण ने यह भी गौर किया कि लाश के नाक पर और आसपास की त्वचा के पास कुछ काले काले धब्बे जैसे दिख रहे हैं। तब इंस्पेक्टर रवि कहते हैं, इनकी हत्या गले के पिछले हिस्से में एक खास नाजुक जगह पर 4 बार सुई चुभा कर की गई है। ये ऐसा नाजुक हिस्सा है जिस पर थोड़ी सी भी चोट लगे तो इंसान की जान भी जा सकती है। डिटेक्टिव करण कहते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने भी हत्या की है उसको इस नाजुक जगह के बारे में पता होगा? मानव शरीर के बारे में ऐसी जानकारी किसी डॉक्टर की ही होती है, किसी आम आदमी को शायद ही ऐसी जानकारी होती है। डिटेक्टिव करण कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, आपकी आज्ञा हो तो मैं लाला जी के जो बेटे हैं उनसे मिल लेता हूँ। इंस्पेक्टर रवि ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मिलना कुछ नहीं है, इसलिए हत्यारा तो फरार है, तो बाकी के लोग तो सीधे हुए। सबसे पहले डिटेक्टिव करण दीपक के कमरे में गए। वहां दीपक बहुत बुरी तरह रो रहा था। डिटेक्टिव करण को देखते ही बोला, दीपक, हाय, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मुझ लंगड़े को कौन सहारा देगा। डिटेक्टिव करण उन्हें सहानुभूति देते कहते, आप प्लीज़ रोना बंद कीजिए, आपको किसी पर शक है क्या? आपको अपनी पिता की किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है? दीपक कहता है, नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, ना ही मुझे किसी वसीयत के बारे में कोई जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि पिताजी ने कोई वसीयत बनाई थी। जो भी खूनी है उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
डिटेक्टिव करण ने देखा कि दीपक के कमरे में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। उसकी मेज पर भी कई सारे पेन रखे हुए थे। दीपक से मिलने के बाद डिटेक्टिव करण पवन के कमरे में गए। पवन अपने कमरे में बहुत ही उदास बैठा था। तब डिटेक्टिव को देखते ही वह बोला, पवन, इंस्पेक्टर रवि ने आपके बारे में बताया मुझे। पूरी उम्मीद है कि आप लोग जल्दी खूनी को खोज लेंगे। डिटेक्टिव कहते हैं कि जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सवालों के जवाब सही सही देंगे। ये कहते हुए डिटेक्टिव एक मोटी पुस्तक पवन के टेबल से उठाकर देखने लगा। अचानक उसकी नज़र किताबों के पन्नों पर कुछ अंडरलाइन किए हुए वाक्य पर गई। उन वाक्यों को पढ़कर वह चौंक गया। वाक्य बिल्कुल उसी नाजुक स्थान के बारे में थे जिस पर प्रहार करके धनीराम को मारा गया था। लेकिन डिटेक्टिव ने पवन से उसके बारे में कुछ नहीं कहा और कुछ पूछा भी नहीं। तब डिटेक्टिव कहते हैं, क्या आपके पिताजी की किसी से दुश्मनी थी? ऐसा तो नहीं है कि सुनील ने ही आपके पिताजी का खून किया हो? पवन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनील भैया कितने भी बुरे हो, लेकिन वह ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पिताजी तो बहुत ही सज्जन थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तब डिटेक्टिव करण कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन अभी आप भी हमारे शक के दायरे में हैं। हम आपसे सहयोग की पूरी आशा करते हैं। इतना कहने के बाद डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रवि से मिलते। डिटेक्टिव कहते हैं, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं घर के लिए निकलता हूँ। मुझे कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन मैं पूरी तरह कंफर्म होकर ही आपको बताऊंगा। इस बीच अगर आपको सुनील के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर खबर कीजिए। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर से डिटेक्टिव सुनील से पूछताछ कर रहा था। पिछली रात को ही सुनील पकड़ा गया था। पकड़े जाने के वक्त वो पूरी तरह नशे में चूर था। सुनील कहता है, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। भले ही मैंने उस दिन दोपहर में पिताजी से लड़ाई की थी, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। जब मुझे पता चला कि उन्होंने सारी संपत्ति पवन के नाम कर दी तो मुझे क्रोध आ गया। ऐसी स्थिति में किसी को भी क्रोध आ जाएगा। सुनील कहता है, खैर मैं उनसे लड़ाई के बाद अपना दुख कम करने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया। मैंने पूरी रात शराब पी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को यहाँ पाया। डिटेक्टिव ने कहा, अच्छा तो यह बात है। वैसे आपके घर में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कौन कौन करता है? सुनील चौंक कर, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग तो। सुनील का जवाब सुनकर डिटेक्टिव चौंक गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह तुरंत ही धनीराम की हवेली के लिए निकल पड़ा। धनीराम की हवेली पर पहुंचकर डिटेक्टिव घर के नौकर रामू से मिला और उससे कुछ सवाल जवाब करने लगा। रामू से कुछ सुराग लेकर वह दीपक के कमरे में पहुंचा और बोला, डिटेक्टिव दीपक के कमरे के बाहर से बोला, माफ कीजिए, आपके पास कोई कलम है क्या? जैसे ही डिटेक्टिव ने दीपक से मिली कलम चलाकर देखी, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। डिटेक्टिव, हम आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। दीपक कहते, क्या ये क्या बकवास है? थोड़ी देर में दीपक के कमरे से हत्या के प्रयुक्त सीरीज और क्लोरोफॉर्म की बोतल बरामद हो चुकी थी। उसके कमरे से धनीराम की वसीयत भी मिल चुकी थी। वसीयत पवन के नाम थी। धनीराम का खूनी भी पकड़ा गया था। डिटेक्टिव कहते हैं, दीपक तुमने प्लानिंग तो अच्छी की थी, लेकिन हर प्लान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? दीपक कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही अपने पिता की हत्या की है। मैंने हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी।
मैं अपने शारीरिक अपंगता के बारे में पिताजी के तानों से तंग आ चुका था। पिताजी मुझे मनहूस कहते थे और मुझे ही माँ की मौत का जिम्मेदार भी मानते थे। सुरेश कहता है, उस दिन तो हद हो गई थी जब मुझे पता चला कि पिताजी ने सारी वसीयत पवन के नाम कर दी। उस दिन ही मैंने ठान लिया था कि मुझे पिताजी को रास्ते से हटाना होगा और वसीयत भी नष्ट करनी होगी, वरना मुझे संपत्ति का एक धेला भी नहीं मिलेगा और मैं गरीबी मर जाऊंगा। तब दीपक बोलते हैं, इसलिए मैं उन्हें मारने की आसान विधि ढूंढने लगा, जो मुझे पवन के डॉक्टरी की किताब में मिल गई। मुझ पर शक ना हो इसलिए मैंने किताब में वो हिस्सा भी अंडरलाइन करके छोड़ दी ताकि शक पवन पर जाए। मैंने सीरीज और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग इसलिए किया था कि पूरा शक पवन पर जा सके। वैसे भी मैं हत्या के कोई आसान तरकीब ढूंढ रहा था, इससे मेरे शारीरिक कमजोरी रुकावट ना बने। जिस दिन सुनील भैया ने पिताजी से लड़ाई की, उस रात को मुझे सही मौका लगा ताकि लोग सुनील भैया पर भी शक करें। फिर से दीपक ने कहा, उस रात को जब पिताजी सो रहे थे तब मैंने उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर दिया और उनके बाद उन्हें गर्दन के पीछे नाजुक जगह पर सुई चुभाकर मार डाला। मैं डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए मुझे बार बार सुई चुभानी पड़ी। लेकिन आपको मुझ पर ही शक क्यों हुआ डिटेक्टिव? तब डिटेक्टिव करण ने कहा, जब मैंने धनीराम के नाक पर काले धब्बे देखे तो मुझे कुछ असामान्य लगा। मैंने रात को इस पर पता किया तो मुझे पता चला कि ऐसा क्लोरोफॉर्म के कारण होता है। फिर मैंने पवन के कमरे में किताब पर अंडरलाइन की हुई लाइंस भी देखी। सारा शक की सुई पवन की तरफ जा रही थी। तब डिटेक्टिव कहते हैं कि लेकिन जब सुनील ने यह बताया कि तुम भी कभी कभी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हो जब तुम्हें नींद नहीं आती, तुम पवन की मेडिकल की किताब भी बहुत शौक से पढ़ते हो, और फिर रामू ने मुझे तुम्हारे लिए धनीराम के ताने और व्यवहार के बारे में भी बताया। डिटेक्टिव कहते हैं, पवन अगर हत्या करता तो गले पर एक ही निशान होता, क्योंकि वह डॉक्टर है। आखिर में मुझे लाल रंग की कलम तुम्हारे कमरे में मिली, जो बिल्कुल उसी रंग से मिलती थी जिससे पवन की किताबों में अंडरलाइन की गई थी। पवन ऐसे सबूत कभी नहीं छोड़ता, और रही सही कसर तुम्हारे कमरे में मिली वसीयत ने पूरा कर दी। इस प्रकार डिटेक्टिव करण ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से एक और मुश्किल केस सुलझा दिया। सब जगह डिटेक्टिव करण की प्रशंसा हो रही थी।